सो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में। तो फिस्कल पॉलिसी में पहले हम लोग पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का कंपैरिजन क्या होता है। तो फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट करता है जहाँ वो होता है, और फिर मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है वो होता है। जो फिस्कल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें इन्फ्लेशन तो रहता ही है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन तो रहता ही है, लेकिन जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना और ग्रोथ को बढ़ाना। ये काम होता है फिस्कल पॉलिसी का। और मॉनेटरी पॉलिसी का जो सबसे मेन होता है ना, वो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं हम लोग इसको इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इसका सबसे मेन होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट जो होता है वो दो तरीके से फिस्कल पॉलिसी को ऊपर नीचे कर सकता है, जिसको पब्लिक स्पेंडिंग बोलेंगे और टैक्सेस को बोलेंगे, ठीक है। इन किसके द्वारा पे कंट्रोल करता है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है वो क्रेडिट को बढ़ा देता है, मतलब इंटरेस्ट को कम करके ये ऐसा करता है, और मनी सप्लाई को बढ़ाता है, कम करता है। उसमें अब हम लोग देखते हैं दो टाइप, जिसमें एक्सपांशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी के बारे में पढ़ते हैं। एक्सपांशनरी कब होता है? जब मान के चलो इकोनॉमिक बहुत नीचे है, इकोनॉमिक डाउनफॉल में चल रहा है, इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम पे है, तब क्या करेगा? तब गवर्नमेंट क्या करेगा ना कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगा। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया और टैक्स को कम कर देगा, जिससे लोग ज़्यादा खरीदेंगे, और उससे क्या होगा? और वही एक्सपेंशनरी में मॉनेटरी पॉलिसी क्या करेगा? मनी को बढ़ा देगा और क्रेडिट को कम कर देगा, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले पाएंगे। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शनरी में देखो क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शनरी में पब्लिक स्पेंडिंग को कम कर दिया जाता है, यानी कि ये इस फेस में है और ये इस फेस में है। इस फेस में क्या होगा भाई? महंगाई बढ़ी रहेगी, है ना। तो पब्लिक स्पेंडिंग को कम कर दो, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो। अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दूंगा तो महंगाई कम हो जाएगी, लोग लोन कम लेंगे, बिजनेसेस कम, ओवर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हो जाता है, तो वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, एक बराबर फिर आ जाएगा। और सेम ऐसे ही इधर भी होता है। कॉन्ट्रैक्शनरी में मनी सप्लाई को कम कर दो और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, जिससे इंटरेस्ट लोग कम लेंगे और क्रेडिट कम हो जाएगा। फिर बात करते हैं बजट डेफिसिट। एक गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में देखो, बजट डेफिसिट मतलब कमी, मतलब टैक्स जितना मिल नहीं रहा है उससे ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहा है, तो ये इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपांशनरी। और सरप्लस में टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करते हैं और स्पेंडिंग कम करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टरी। फिर ये देख लो, यही सब चीज़ें हैं, अगर कौन ज़्यादा है कौन कम हुआ तो ये होता है। फिर बात करते हैं एक्सपांशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी में। तो एक्सपांशनरी में हम लोग डेफिसिट को बढ़ाते हैं, टैक्स को कम कर देते हैं, सरप्लस को कम कर देते हैं, ठीक है। डेफिसिट बढ़ाना इन द सेंस एक्सपांशनरी को बढ़ा देना, डेफिसिट मतलब एक्सपेंस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देना, पब्लिक स्पेंडिंग को। तो जीडीपी वगैरह इससे बढ़ता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, डिमांड बढ़ता है, ठीक है, जीडीपी बढ़ता है इसमें। और वही कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है ना, इसका अपोजिट होता है। हाँ, इसमें या तो डेफिसिट को बढ़ाते हैं, सरप्लस को कम कर दो। इसमें होता है, इसमें सरप्लस को बढ़ाया जाता है, तो फिर इसमें तो ऑब्वियसली डेफिसिट कम होगा ही, और टैक्स इसमें बढ़ा देते हैं हम लोग, तो ये इसमें यही हो गया। फिर वही ये देख लो। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल में ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन और ये होता है ग्रोथ सबसे मेन होता है। ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं इसको हम लोग। अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना होता है मेन ये, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रिसेशनरी में एक्सपांशनरी करते हैं ताकि बढ़े, इसमें हम लोग पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ा देते हैं। और कॉन्ट्रैक्शनरी में यहाँ पे पब्लिक स्पेंडिंग को कम कर देते हैं, इन्फ्लेशन कम कर कराया जाता है, यहाँ पे इन्फ्लेशन हाई पे रहता है इसलिए। फिर केनीज ने बोला कि भाई फिस्कल पॉलिसी का बढ़ाने चढ़ाने से बराबर जीडीपी मेंटेन रहेगा। और मॉनेटरिस्ट ने क्या बोला कि फिस्कल पॉलिसी जो होता है वो टेम्प्रेरी होता है। ये बिलीव करता है कि मॉनेटरी पॉलिसी मैक्सिमम इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल ऊपर नीचे करने से बराबर प्राइस लेवल सस्टेन रहता है। फिर बात करते हैं डिस्क्रेशनरी फिस्कल पॉलिसी और ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स में। तो डिस्क्रेशनरी बनाने की मतलब मेरी खुद की मर्जी से, जब खुद के डिसीजन से जब गवर्नमेंट ऊपर एक्सपांशनरी करता है या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी करता है। अगर रिसेशन है तो फिर एक्सपांशनरी करेगा, अगर महंगाई ज़्यादा, इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ गया है, पीक पे है बहुत, तो कॉन्ट्रैक्शनरी करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का मतलब खुद से कुछ भी मत करो, खुद से सब खुद ब खुद होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर रिसेशन आ जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा, जीडीपी कम होगा, इनकम कम होगा, टैक्स कम हो जाएगा, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ऐसा। मान के चलो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस गवर्नमेंट को क्या करना है? एक्सपांशनरी करना है, मतलब अभी के टाइम पर रिसेशन में है, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूँगा कि डेफिसिट बढ़ा देगा। तो डेफिसिट बढ़ा रहा है मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा रहा है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाएगा कैसे? तो वो बढ़ाएगा तो वो एक्सपेंस ज़्यादा कर रहा है, टैक्स कम ले रहा है, तो एक्सपेंस जो कर रहा है वो पैसा लाएगा कहाँ से? तो फंड होगा, उसको फंड कहाँ से लाएगा? तो फंड होगा दो तरीके से, या तो वो करेंसी को प्रिंट कर ले तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जो कि नहीं करना चाहेगा वो, तो बोरोविंग करेगा। बोरोविंग कहाँ से करेगा? डोमेस्टिक बोरोविंग, फिर फॉरेन करेंसी। डोमेस्टिक करेगा तो खुद से प्रिंट छाप के दे सकता है, लेकिन ये नहीं करेगा। तो ये दो तरीके हैं, यहाँ से कर सकता है।
तो जब वो गवर्नमेंट लोन लेता है, इससे हमको दो तीन चीज़ पता चलता है। पहला आता है डेप्ट टू जीडीपी और जीडीपी रेशो को हम लोग बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डेप्ट टू जीडीपी का मतलब देखो, जो डेप्ट होता है वो एग्रीगेट यानी कि टोटल रहता है, और इसमें ना क्या इकोनॉमिक के साइज, इकोनॉमी का जो साइज़ है यानी कि जीडीपी के कंपैरिजन में गवर्नमेंट पर कितना डेप्ट है, ठीक है। अब अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट रहा तो ये प्रॉब्लम बना सकता है, अगर लोअर रहा तो ये अच्छा है। और ये जो डेप्ट बाय जीडीपी रेशो है ना, ये बताता है कि गवर्नमेंट का, इट टेल्स अबाउट द फिजिकल गवर्नमेंट हेल्थ इन टर्म्स ऑफ पेइंग डेप्ट, ठीक है। फिर उसके बाद लोअर रेशो रहा तो भाई कंट्री का रिस्क कम है, कंट्री का रेटिंग अच्छी बात है। कंट्री की भी रेटिंग्स होती है A+, AAA, AA, जैसे बॉन्ड्स में होता है, इसमें भी होता होगा कुछ रेटिंग्स वगैरह कि हाँ ये बराबर से टाइम टू टाइम पे कर पा रहा है कि नहीं। फिर अगर हम लोग डेप्ट बाय जीडीपी को अगर हम ऊपर नीचे करेंगे फ्रॉम फिजिकल पॉलिसी, तो हम लोग टैक्सेस को ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली फंक्शन करता है जीडीपी के बराबर में। अब यहाँ पे कुछ बात करते हैं, यहाँ पे कुछ देखो, अगर टैक्स रेट अगर कांस्टेंट रहता है तो मैं क्या बात करता हूँ कि अगर मेरा रियल इंटरेस्ट रेट जो है ना, अगर वो ज़्यादा रहता है, जीडीपी का ग्रोथ कम रहता है, अगर जीडीपी का ग्रोथ कम है लेकिन डेप्ट ज़्यादा है, तो मेरा ये एक तरीके से ज़्यादा ही हो गया ना डेप्ट बाय जीडीपी रेशो। तो डेप्ट इंटरेस्ट से फास्ट बढ़ेगा, डेप्ट यानी कि इंटरेस्ट से फास्ट बढ़ेगा, मतलब गवर्नमेंट अभी 8% पे ले रहा है लोन, अगर ये इंटरेस्ट बढ़ गया तो 10% पे लेगा, तो इससे गवर्नमेंट का ही नुकसान होगा ना, और इकोनॉमी का नुकसान होगा। तो जीडीपी नहीं बढ़ रहा उतने फास्ट, ठीक है, तो इससे डेप्ट रेशो बढ़ेगा। और वही अगर इंटरेस्ट रेट हमारा कम है, रियल इंटरेस्ट रेट अगर हमारा कम है, ठीक है, और रियल इंटरेस्ट रेट अगर हमारा कम है और ग्रोथ अगर हमारा बहुत ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा ना कि इससे डेप्ट बाय जीडीपी रेशो घटेगा, ठीक है, घटेगा। तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक डेप्ट से ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिक फास्ट ग्रो करेगा और डेप्ट स्लो ग्रो करेगा, तो इससे हमारा डेप्ट बाय रेशो नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें को ध्यान देते हैं। साइज़ ऑफ फिस्कल डेफिसिट, तो इसमें मैटर क्या करता है और क्या डज नॉट मैटर करता है। अगर डेफिसिट बढ़ रहा है तो आज अगर गवर्नमेंट ज़्यादा लोन ले रहा है तो उसको कल को ना वो कैसे ना कैसे करके उसको चुकाना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा पैसा लाएगा कहाँ से। तो मैंने यहाँ पे पढ़े थे ना हमने कि जो फंड करता है, ये फिर फंड यहाँ से बोरोविंग कर रहा है, तो बोरोविंग करेगा तो फिर चुकाएगा कैसे। तो गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लेता है, टैक्सेस से लेता है। तो टैक्सेस, फ्यूचर टैक्सेस बढ़ जाएगा इससे मेरा, तो इससे जो मेरे वर्क, तो इससे लोग क्या सोचेंगे कि भाई अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं काम करना बंद कर देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली फ्यूचर में तो भाई टैक्स बढ़ने वाला है, तो मेरा अभी ज़्यादा दिन रात मेहनत करके क्या मतलब। तो इसलिए वो मेहनत काम नहीं करते, फ्यूचर का ग्रोथ कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है कि भाई ऑब्वियसली अब आगे जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, टैक्स रेट बढ़ने वाला है, तो भाई क्यों ही इतना क्या करें, है ना। तो पब्लिक का जो गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट है, हो सकता है कि बढ़ जाए, वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करते, प्रिंट मनी अगर किया तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक क्राउडिंग आउट इफेक्ट आता है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या बोलता है कि जो अगर गवर्नमेंट ने बोरोविंग को बढ़ा दिया, ठीक है, तो मेरा भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ेगा, गवर्नमेंट बोरोविंग बढ़ कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट लोन ज़्यादा ले रहा है, तो पैसा तो लिमिटेड है ना, अभी तो छाप नहीं सकते, तो पैसा लिमिटेड है, तो लिमिटेड जब पैसा रहता है तो भाई अगर मैं ज़्यादा ले रहा हूँ तो मुझे इंटरेस्ट रेट फिर आगे बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि भाई जो कॉर्पोरेट और प्राइवेट बोरोविंग से वो कम हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, इसी को हम लोग क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं। फिर डज नॉट मैटर में अगर डेप्ट हेल्ड बाय डोमेस्टिक सिटीजन है तो नॉट अ बिग डील। इफ़ डेट यूज इन प्रोडक्टिव एसेट्स, तो भाई उससे प्रोडक्टिविटी एसेट्स लाइक R&D, इंफ्रा, हॉस्पिटलिटी, तो इसमें क्या होगा कि प्रॉफिट कमाएंगे, उसी से पे करेंगे और उसी से डेप्ट को चुका देंगे। फिर मे नीड टैक्स रिफॉर्म्स भी आ सकता है। और अब देखते हैं जो रिकार्डियन इक्विवेलेंसीज और वापस से क्राउडिंग आउट इफेक्ट को अच्छे से मैंने यहाँ पे किया हूँ, वापस से इसको पढ़ाता हूँ। क्राउडिंग आउट इफेक्ट में क्या बोलता है कि गवर्नमेंट क्या करता है, लोन लेता है, बहुत सारा बोरिंग करता है, मनी लिमिटेड है, तो भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा यहाँ पे। नाउ कंपनीज गेट हायर लोन फॉर बिजनेस और एंड इन्वेस्टमेंट फिर बिजनेस भी कम हो जाता है, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, तो इसी को क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं। और रिकार्डियन इक्विवेलेंस का मतलब ये थ्योरी बताता है कि पीपल ऐसे सोचते हैं कि अगर गवर्नमेंट लोन ज़्यादा ले रहा है तो फ्यूचर में टैक्स ज़्यादा होगा, तो एक काम करते हैं अभी से पैसा जमा करके सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इससे हमारा आगे जाके दिक्कत हमको पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ गवर्नमेंट के टूल्स, पब्लिक टूल्स को लेके। तो गवर्नमेंट के दो टूल्स, एक स्पेंडिंग टूल्स है और एक रेवेन्यू टूल्स है। स्पेंडिंग का मतलब वो स्पेंड कैसे करता है, और रेवेन्यू टूल्स में यानी कि वो टैक्सेस, रेवेन्यू अर्न कैसे कर रहा है, वो टैक्सेस होता है, ठीक है। तो स्पेंडिंग टूल्स में पहला आता है ट्रांसफर पेमेंट स्पेंडर, यानी कि इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर देते हैं, मतलब एक का पैसा निकाल के दूसरे को दे दो, और इसी में रिटायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट का भी पैसा दिया जाता है, जो कि नॉट अ पार्ट ऑफ जीडीपी होता है, ठीक है। फिर करंट स्पेंडिंग, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग परचेस करते हैं, और
कैपिटल स्पेंडिंग मतलब ये ज़्यादा चाहिए होता है, इसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रा रोड्स और ये बूस्ट फ्यूचर इकोनॉमिक को करता है। इसका जस्टिफिकेशन मतलब इसका क्यों चाहिए होता है, ताकि वो नेशनल डिफेंस को बराबर सर्विस दे पाए, इंफ्रा ग्रोथ में इन्वेस्ट कर पाए, एम्प्लॉयमेंट को कम कर पाए, डिमांड को बढ़ा पाए, मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग दे पाए और सब्सिडाइज R&D। फिर उसके बाद वो जो रेवेन्यू पार्ट है, अब ये तो स्पेंड करता है, यहाँ पैसा डालता है गवर्नमेंट, लेकिन वो पैसा कमाता कैसे है, तो पैसा कमाता है डायरेक्ट टैक्स से। ये कुछ इसके डायरेक्ट टैक्स के तरीके हैं, पढ़ सकते हो। इनडायरेक्ट टैक्स से ये कुछ इनडायरेक्ट टैक्स से, इसको भी पढ़ सकते हो। इसमें जो सिन टैक्स होता है वो अल्कोहल और टोबैको में बहुत ज़्यादा लगाया जाता है ताकि उससे अर्निंग हो पाए, ठीक है। और टैक्सेस शुड भी सिंप्लिसिटी टू यूज एंड इन्फोर्स होना चाहिए, एफिशिएंस होना चाहिए, फेयरनेस यानी कि हॉरिजॉन्टल यानी कि सिमिलर लोग सिमिलर टाइप के पे कर पाए, और वर्टिकल यानी कि गरीब लोग कम पैसे दे और हायर लोग ज़्यादा पैसा दे पाए, ठीक है, उससे ज़्यादा पैसा लो, उसको हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स इनकम टैक्स बोलते हैं। और सफिशिएंसी भी होना चाहिए कि इनफ टैक्स रेवेन्यू होना चाहिए जिससे गवर्नमेंट अपना बराबर अपने नीड को, स्पेंडिंग की नीड को फुलफिल कर सके, ठीक है। अब इसके कोई डिसएडवांटेज और एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज मतलब सोशल पॉलिसी और रहता है, जिसमें एडवांटेज में हम लोग सिन टैक्स यानी कि अल्कोहल वाले एडिक्टिव लोगों से ज़्यादा टैक्स लेते हैं जिससे गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा मिलता है, फिर क्विकली इंप्लीमेंट हो पाता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स टाइम लगता है उसको इम्प्लीमेंट होने में। अब वापस से देख लो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स में मैंने जैसे बताया था, डायरेक्ट टैक्स में वो नॉर्मल इसमें लगने वाला, ठीक है। फिर इसके बाद और बात करते हैं कैपिटल स्पेंडिंग, जो हम लोग करते हैं कैपिटल स्पेंडिंग, उसका बेनिफिट जो होता है वो लॉन्ग टर्म में मिलता है, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें देख लो कि अनाउंसमेंट, जैसे जैसे फिजिकल पॉलिसी का अनाउंसमेंट होता है तो जो एक्सपेक्टेशंस जो आते हैं उससे पब्लिक अपना स्टार्ट एडजस्टिंग राउट कर, जो एक्सपेक्टेशन होता है वो पीपल अपने हिसाब से बनाता है और जिससे हमको डिजायर फिजिकल पॉलिसी लाने में हेल्प मिलता है। अब बात करते हैं, लास्ट के 2 एलओएस बचे हैं जिसको मैं बता देता हूँ। अगर मान के चलो एक्सपांशनरी है, यानी कि अभी मेरा जो ये नॉर्मल जीडीपी है, अभी मेरा एक्सपांशनरी में रिसेशन में हूँ तो यहाँ से मेरे को यहाँ पे आना पड़ेगा, तो इससे एक्सपेंस बढ़ा दो, टैक्स कम कर दो, ठीक है। और अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैं ओवर एम्प्लॉयमेंट में हूँ, ओवर जीडीपी में हूँ, तो मैं इसको वापस से यहाँ पे आ जाऊँगा कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें मैं क्या करूँगा, मैं अपने स्पेंडिंग को कम कर दूँगा, टैक्सेस को बढ़ा दूँगा। और यहाँ पे एक गवर्नमेंट क्या करता है, यहाँ पे टैक्सेस को बढ़ा देता है ना, और स्पेंडिंग को कम कर देता है। अब वही चीज़ यहाँ पे आया ऑटोमोबाइल्स स्टेबलाइजेशन में जो रिसेशन होता है उसमें स्पेंडिंग खुद बढ़ जाता है, बेनिफिट और इंटरेस्ट रेट कम, टैक्स रेट कम, और एक्सपेंशन में वाइस वर्सा। और वहीं पे जो डिस्क्रेशनरी होता है, डिस्क्रेशनरी में गवर्नमेंट टेक एक्शन लेता है, गवर्नमेंट इज इटसेल्फ टेकिंग डिसीजन। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, ये कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या क्या दिक्कत आते हैं फोरकास्टिंग में। मान के चलो अभी जीडीपी ये है, ठीक है, और अभी मैं रिसेशन में नहीं हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन इसको ऐसा शो किया कि मैं यहाँ पे हूँ, तो फिर यहाँ पे हूँ तो फिर तो मैं बढ़ाऊँगा ना, लेकिन ये यहाँ पे है तो यहाँ पे और बढ़ जाएगा, तो मेरा और ओवर ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अभी मैं जो हूँ ना, ये मेरा रियल टाइम पे मैं यहाँ पे हूँ, पर ये क्या हुआ, यहाँ पे फोरकास्ट मैंने यहाँ पे कर लिया, तो भाई जो मेरा ओवर पॉपुलेशन था, ओवर इन्फ्लेशन था, और बढ़ जाएगा, तो इसलिए ये दिक्कत आता है। फिर डिले इन इम्प्लीमेंट होने में भी टाइम लगता है। फिर रिकॉग्निशन फेस आता है, मतलब कैसे कैसे पता करता है, डिले इन टाइम, जो भी टाइम डिले इन इम्प्लीमेंटेशन में भी यही पता है। 3 टाइप के लैग्स होते हैं। पहले तो पता करने में ही समय लग जाता है, जिसमें पॉलिटिकल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक इज कॉम्प्लेक्स होता है ना, इकोनॉमिक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो नीड फॉर पॉलिसी एक्शन T1 फेज तक इसमें तो रिकॉग्निशन में ही लग जाता है, तो उसको रिकॉग्निशन लैग बोलते हैं। फिर उसके बाद टेक डिसीजन जब तक लेते हैं, उसमें गवर्नमेंट क्या करता है, डिस्कस करता है, वोट करता है, बात करता है, और फिर टेक एक्शन लेता है, उसको एक्शन फेज बोलते हैं। फिर जब तक वो इकोनॉमिक पे आता है, फील्ड होता है, तब तक उसको इम्पैक्ट फेज बोलते हैं, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस होगा, मतलब एक्सपेंशनरी होगा तो स्पेंडिंग को इंक्रीज करेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी होगा तो स्पेंडिंग को कम करेंगे, ठीक है। अब मान के चलो ये रिसेशन का ये पॉइंट है। अब यहाँ पे रिसेशन, ये कोई नीड एक्सपेंशन हियर चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट की वजह से अब मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे और इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। फिर इसके बाद एडिशनल और प्रॉब्लम्स क्या होता है, मिस रीडिंग हो गई गलती से, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, यानी कि गवर्नमेंट ने ज़्यादा लोन लिया तो भाई इससे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और पब्लिक स्पेंडिंग वगैरह कम हो गई, ठीक है। फिर शॉर्टेज सप्लाई, यानी कि भाई मैं डिमांड तो बढ़ा दे रहा हूँ लेकिन वर्कर्स ही नहीं है, रॉ मटेरियल्स ही नहीं है। फिर लिमिटेड टू डिफिसिट, एक लेवल तक ही मैं एक्सपांशनरी करूँगा, है ना, ज़्यादा पैसा स्पेंड करूँगा, उसके आगे तो नहीं करूँगा ना। तो और एक मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इन्फ्लेशन अगर मेरे को बराबर रखना है, इन्फ्लेशन यानी कि वो इस फेज़ पे आता है, इन्फ्लेशन यहाँ पे ज़्यादा है, अगर मुझे ये कम करना है तो मुझे कॉन्ट्रैक्शनरी करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कम किया तो यहाँ पे फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी तो कम हो जाएगा, और इससे फिर ये दिक्कत पड़ेगा, मतलब अगर ये
ये सुधारने जाओ तो ये दिक्कत, ये सुधारने जाओ तो ये दिक्कत हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे। तो अगर मैंने देखो ये तो भाई ऑब्वियसली एक बार खुद पढ़ लो, बहुत ईजी है। हाँ, अब देखो, अब अगर मान के चलो रिसेशनरी मार्केट है, रिसेशनरी मार्केट इन द सेंस ये वाला मार्केट, ये वाला मार्केट, ये वाला मार्केट। अब इस मार्केट में क्या होता है, इन्हें अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है, टैक्स रेट कम होता है, डेफिसिट बढ़ा जाता है। तो ये वेदर एक्सपांशनरी और नॉट, क्या ये ऑटोमेटिकली तो नहीं है, तो ये एक्सपांसरी है कि नहीं, ये दो स्ट्रक्चरल बजट डेफिसिट और साइक्लिकल एडजस्टेड बजट डेफिसिट बताते हैं। व्हाट वुड बी द डेफिसिट इफ इकोनॉमिक एट फुल एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन करेंट पॉलिसी, ठीक है, वही होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं फिस्कल मल्टीप्लायर। तो फिस्कल मल्टीप्लायर का मतलब देख लो क्या होता है। फिस्कल मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि साइक्लिकल इफेक्ट है, इसलिए मल्टीप्लायर है। गवर्नमेंट का 100 रुपये जो खर्च करती है इकोनॉमिक में, उससे ज़्यादा डिमांड क्रिएट करती है। जस्ट एग्जांपल, गवर्नमेंट ने 1000 रुपये का मेट्रो प्रोजेक्ट बनाया। अब 1000 रुपये का मेट्रो प्रोजेक्ट बनाया, उसने वर्कर्स के हाथ में दिया, वो वर्कर्स ने कुछ और के हाथ में दिया, वो वर्कर्स ने और कुछ और के हाथ में दिया। तो ऐसे 1000 रुपये का तो मैंने क्रिएट किया था, लेकिन वो 2500 करोड़ का समझ के चलो डिमांड क्रिएट हुआ। उसी को हम लोग फिस्कल मल्टीप्लायर बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आता है गवर्नमेंट स्पेंड और टैक्स से इकोनॉमिक पे कितना मल्टीपल इफेक्ट करता है। जिसमें एक MPC है, MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू MPS टू सेव, यानी कि मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूँ। 100 रुपये में से अगर 100 रुपये में से अगर मैं 80 रुपये यहाँ पे मैं खर्च कर रहा हूँ, ठीक है, कंज्यूम कर रहा हूँ, तो ये मेरा खर्च हो जाएगा, और जो 20 बचा वो 20 हो जाएगा मेरा ये MPS, ये सेविंग के हो जाएंगे। तो अगर मैं इन दोनों को सेम करूं तो वो 100 के बराबर आ रहा है, इसलिए MPC और MPS हमेशा 1 के बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये समझ गए। अब आगे आओ, जो हमारा फॉरेन नहीं, फिस्कल पॉलिसी है, वो स्पेंड करता है और टैक्स लेता है। स्पेंडिंग में इम्पैक्ट इज फील्ड फास्टर होता है, ठीक है। और जो टैक्स होता है, इससे हमको अगर स्पेंडिंग कर रहा है तो एक्सपेंशनरी और मोर इफेक्टिव होता है। और जो टैक्स ले रहा है, वो जो टैक्स रिड्यूस करता है ना, तो अगर टैक्स को रिड्यूस करते हैं तो इम्पैक्ट लोअर इनकम पे ज़्यादा इम्पैक्ट मिलता है, क्योंकि लोअर इनकम वाले ना पहले कम खाते हैं, कम ज़्यादा चीज़ें ले पाते, लेकिन MPC अगर जैसे टैक्स कम हो जाता है ना, तो लोअर इनकम वालों का MPC बढ़ जाता है, हमेशा याद रखना, क्योंकि हायर MPC पहले भी ये लोग वही खाते थे जो इनका हाई लेवल का था, ठीक है, लेकिन इनके इसमें इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन कम लोगों वाले लोग मान के चलो वो लोग नॉर्मल राइस खाते होंगे, तो अब अगर उनका इनकम बढ़ा दिया टैक्स कम करके, तो वो बासमती पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो MPC बढ़ गया, तो यही होता है। तो इनका टैक्स को अगर हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब छोड़ो, अब मैं मल्टीप्लायर इफेक्ट का मेन चीज़ें बता रहा हूँ, ये होता क्या है। मान के चलो गवर्नमेंट ने स्पेंड नहीं किया 100 रुपये, तो समवन इनकम इज 100, ठीक है। अब 100 पे क्या हुआ, अब 100 पे मान के चलो मेरा टैक्स 30 और MPC 70%, मतलब हर एक बंदा उसमें से 70% कंज्यूम कर रहा है। तो मैंने क्या किया, टैक्स 30 ले लिया, तो 70% मेरा ये बच गया। तो जो 70% मेरा बचा, उस पर मैं क्या करूँगा, मैं उस पर MPC यानी कि अब उस 70 में से मैं ऑब्वियसली इसमें अब इस 70 का 70%, ठीक है, मैं खाऊंगा। अब इसके खाऊंगा, कंज्यूम करूंगा, तो 70 का 70% अगर MPC है तो 49 रुपये में खाऊंगा, लेकिन 30 रुपये में सेव करूंगा। अब उसमें से मैं उस 49 में से मैं 70% खाऊंगा, ठीक है। तो अब इस 49 में से पहले मैं टैक्स दूंगा, अब इसमें से मैं असल में MPC लगाऊंगा, तो इसमें अब मैं MPC लगाऊंगा, ठीक है। अब जो ये मेरे पैसे बचे, अब इसमें से मैं MPC लगाऊंगा, तो इसमें से मैं 70% करूँगा और ये टैक्स कट जाएगा। तो अब इसी का एक फार्मूला है। अब तो मैं एक बात देखो, गवर्नमेंट ने मेरे को 100 रुपये दिए, गवर्नमेंट ने मुझे 100 रुपये दिए, पर यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 70 रुपये मेरे पास थे। अब उस 70 से मैंने और 49 का डिमांड क्रिएट किया, उस 49 से और मैंने 34 का क्रिएट किया, इस 34 से और 24 का क्रिएट हुआ, इस 24 से और ये क्रिएट हुआ। तो ऐसे क्रिएट होते होते एक पॉइंट पे जाकर रुक जाता है। लेकिन ये 100 के तो मल्टीपल में मैंने ये डिमांड क्रिएट किया ना। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब देखो, मान के चलो ये मेरा 1 क्या है, 1 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है। अब उस अमाउंट पे मैं 1 माइनस टैक्स दे रहा हूँ, यानी कि पहले तो मैं ये मेरा 100 था, अब इस 100 पे मैंने क्या किया, टैक्स दिया, तो 1 उसमें से मैं टैक्स को रिमूव कर दूंगा, ठीक है, 1 माइनस टैक्स,
और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें MPC लगाया, यानी कि मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूँ, मतलब 49 अगर 70 है, यहाँ पे टैक्स दिया, मैंने टैक्स दे दिया, अब जो पैसा बचा उस पैसे पे मैंने 70% MPC लगाया, ठीक है। तो 70% MPC लगा के मैंने 49 लगाया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय MPC। अब इसी को मैं इन्वर्ट कर दूंगा और मेरा फार्मूला बन जाएगा, जो कि 1/1 + T MPC, जिसमें मैंने क्या किया, 1 रुपये पे मेरा 49 रुपये ये हो रहा है। और अगर मैं इसको इन्वर्ट करूँ तो 2.4, मतलब एवरी गवर्नमेंट का 1 रुपये खर्चे पे मैं 2.4 रुपये तक का डिमांड क्रिएट कर पा रहा हूँ। तो वही हो गया, जो 100 रुपये मैंने वहाँ पे किया था, मिला था, उस पर मैंने 1 - 49, जो कि 196 रुपये का मेरा डिमांड क्रिएट हुआ, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अब फिजिकल मल्टीप्लायर ये हो गया। अब बजट, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर में देखो क्या होता है। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर में स्पेंडिंग बैलेंस हो रहा है, मतलब स्पेंडिंग और टैक्स को बैलेंस करोगे ना तो वो बैलेंस बजट हो जाएगा। स्पेंडिंग का 100 रुपये का स्पेंडिंग को 100 रुपये के टैक्स से कर दो। अगर 100 रुपये के स्पेंडिंग से मैं 196 का डिमांड क्रिएट कर पा रहा था, तो 100 रुपये के स्पेंडिंग से मैं कितना क्रिएट कर पाऊँगा, ये हमको देखना है। तो इसका टैक्स मान के चलो 100 रुपये बढ़ा दिया। वही डिस्पोजेबल इनकम गोस बिलो 100, तो जो कंजप्शन होगा ना वो मेरा 100 × MPC हो जाएगा, तो ये 70 रुपये इनकम आएगा। अब ये जो 70 रुपये मेरा इनकम है ना, अब यही है मेरा असल में अब इस 70 जो रुपये मेरा इनकम है, ठीक है। अब 100 तो कम हुआ, लेकिन ये 70 मेरा डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। अभी इस पर भी अब इस पर टैक्स लगेगा, ठीक है ना। अब इस पर टैक्स लगेगा, तो अब इस पर जो टैक्स लग रहा है ना मेरा, तो अब इस टैक्स पे लगने के बाद 21 रुपये मेरे टैक्स पे चल जा रहा है। अब ये जो 49 आ रहा है, ये है मेरा ओरिजिनल डिस्पोजेबल इनकम। इस पर वही वाला मल्टीप्लायर इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो इफेक्ट यहाँ पे पहले मल्टीप्लायर इफेक्ट स्टार्ट हुआ था ना, सॉरी, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट ये वाला जो स्टार्ट हुआ था ना, अब वही वाला इफेक्ट इधर भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो मैंने यहाँ पे सबसे पहले 100 से स्टार्ट किया था ना, 100 रुपये से मिलना, अब वो यहाँ पे 70 से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा 70 मेरा इनकम है, और इसमें से तो ये इतना पहले ही यहाँ पे उड़ गया, ठीक है। तो इसका भी फार्मूला क्या होता है, इसका भी फार्मूला हम लोग देखते हैं। तो इसका फार्मूला जो नॉर्मल मैंने मल्टीप्लायर इफेक्ट पढ़ा था, उसमें 1/1 × T का MPC का लगा था, लेकिन इसमें क्या लगता है, इसमें लगता है 1 × MPC 1 - 1/T पॉइंट MPC, ठीक है, ये लगता है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस और मान के चलो, अब इससे मेरा एक डिमांड क्रिएट हुआ, एग्रीगेट डिमांड 136, यानी कि अगर मैं स्पेंडिंग करके 196 कर रहा हूँ और टैक्स बढ़ा के मैं 137 का एग्रीगेट डिमांड कर रहा हूँ, तो अभी भी ये सेम नहीं है, अभी भी एग्रीगेट डिमांड 58 से बढ़ा ही है ना, 58 अभी भी बढ़ा हुआ है। तो इसको अगर मेरे को सेम करना होगा ना, तो मैं 1/MPC कर लूँगा या फिर 100/MPC कर लूँगा, और फिर जो आएगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब एग्जांपल में देखते हैं, 20 टैक्स है मेरा 22, MPS है मेरा 15, और कंप्यूट करो इसको निकालो, फिजिकल मल्टीप्लायर निकालो, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर निकालो, और इसको हमको जीरो करना है वो निकाल लो। और हमारे पास टोटल अमाउंट है 250 बिलियन का। तो अब देखो, जो फिजिकल MPC अगर 15 है तो MPS 85 होगा, क्योंकि 1 ही आता है दोनों का मिला के, 100, तो वही है। अब मुझे फिजिकल मल्टीप्लायर निकालना है, तो फिजिकल मल्टीप्लायर का ये फार्मूला है, ठीक है। तो मैंने 1/1 लगा दिया। अब 22% टैक्स था तो उसको 0.22 कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद MPC मेरा 85 था, तो 0.85 करके मल्टीप्लाई करके ये निकाल दिया। अब इसको इससे पैसे से मल्टीप्लाई करो 250 मिलियन से, और इतना हमारा मान के चलो 250 मिलियन के स्पेंड से मेरा टोटल इतना पैसा निकला। और वही अगर मैं डायरेक्टली करना चाहूँ तो 1 की जगह पे 250 डाल के भी यहाँ पे निकाल सकता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई ना करना हो, सीधे 250 डाल दो और 1/1 सीधे लगा दो। फिर अब बात करते हैं जो दूसरा क्वेश्चन था, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर में क्या किया, 1 × अब देखो बैलेंस बजट में अभी भी ये जो इतना पार्ट है ना मेरा, इतना पार्ट मेरा यही है फिजिकल मल्टीप्लायर। लेकिन अब इस पर बैलेंस के लिए मैंने यहाँ पे मान लीजिए बैलेंस में एक जगह पे यहाँ पे लगाया, तो ऊपर भी MPC लगा दो, ठीक है, वही हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 1 से करना चाहोगे तो 2.522 समथिंग आएगा। अब उससे 250 को मल्टीप्लाई कर दो, और 250 को उससे जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा इधर आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर तुम 1 मिनट के लिए इसको काट भी दो तो 2.5222 × 250 ये हमारा आ गया। अभी भी तुम देख रहे होगे कि अभी भी अगर ये 650 को अगर तुम 734 से कैंसिल करोगे ना, तो समथिंग 111 आएगा। अभी भी एग्रीगेट डिमांड अभी भी बढ़ा ही हुआ है। तो अब इसको अगर जीरो करना है तो 1/0.85, अब ये एक
परसेंट आएगा कि इतना परसेंट, 1 रुपये के गवर्नमेंट स्पेंडिंग से 1.17 इंटू मेरे को टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मुझे स्पेंडिंग अप बाय 1% तो टैक्स मेरे को इतने परसेंट से इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तब जाके एग्रीगेट डिमांड जीरो होगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 294.177 आया, तो मेरे को इतना परसेंट से टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा। और स्पेंडिंग मेरे को 250 मिलियन करना पड़ेगा, जो कि मेरे को टैक्स मेरे को 294 मिलियन करना पड़ेगा, तब जाके मेरा एग्रीगेट डिमांड जीरो आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन था बस। अब हम यहाँ पे देखते हैं वही फिस्कल मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ये है, बैलेंस बजट का ये है, और रिकार्डिएशन का मतलब यही था कि गवर्नमेंट अगर एक्सपेंस ज़्यादा कर रहा है तो फ्यूचर में गवर्नमेंट टैक्स को कवर करने के लिए फ्यूचर टैक्स को बढ़ा देगा पैसे कवर करने के लिए, तो फ्यूचर में हमारा कंजप्शन कम हो जाएगा। तो इसी को बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कंजप्शन को बढ़ाने के लिए आज हम लोग सेव कर रहे हैं, ताकि कल के डेफिसिट को हम लोग मेंटेन कर पाएँ। और हम कल कितना महंगाई होगा, कब तक महंगा होगा, ये हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, इसलिए या तो हम लोग ओवर सेविंग करते हैं, फिर अंडर सेविंग हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यही था हमारा टोटल फिस्कल पॉलिसी। इसमें जो सबसे मेन होता है फिस्कल मल्टीप्लायर और एग्रीगेट डिमांड। और अगर हमको वो जीरो करना है ना, तो जीरो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, रुको मैं इसका भी फॉर्मूला यहीं पे लिख देता हूँ। जीरो इम्पैक्ट ऑन डिमांड के लिए ना हमको 1/MPC करना पड़ेगा। तो ये तीनों फार्मूला को अच्छे से पढ़ लेना और याद रख लेना।